इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और साथियों कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आपकी दोस्त आरती जुड़ चुकी है लेकर कार्यक्रम किसान की बात। और ये किसान की बात भाई एक ऐसा कार्यक्रम जो बिल्कुल हमारे किसान मित्रों को समर्पित है और उन श्रोताओं को भी समर्पित है जो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपनी किचन गार्डनिंग भी करते हैं या फिर छोटी छोटी जो बातें करते हैं ना कि आप छत पर भी उगा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके, पशुपालन को लेके हर तरह की बातें हमारे इस कार्यक्रम किसान की बात में होती है। तो आज भी बेहद ज़रूरी बात जो है वो इस कार्यक्रम में होने वाली है। और आज की बात शुरू करो उससे पहले बस ये कहना चाहती हूँ आपसे कि साथियों, जब बारिश का मौसम होता है तब हम सबको ही पकोड़ों की याद आती है। पकोड़ों में आलू के पकोड़े ज़रूर होते हैं। अब सर्दी में बारिश की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भाई सर्दी में जब मन करता है ना कुछ खाने का तो वो मुझे लगता है पर्सनली कि आलू के पराठे खाने का बहुत मन करता है, या यूँ कहूँ सदाबहार होते हैं, ये सबके फेवरेट होते हैं। और जब बात आलू की होती है तो आलू हर चीज में कहीं ना कहीं, हमारी सब्जी हो, भरता हो, कुछ भी हो, सब में ऐड होता ही होता है, सबका फेवरेट होता है। हालांकि बहुत से लोग होते हैं उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं सिर्फ अपनी डाइट के चक्कर में, लेकिन होता नहीं है ये। खैर जो भी हो, हमारे किसान मित्र जो भी हैं वो आलू की पैदावार जब करते हैं तो उसमें उनको बहुत सी समस्याएं भी आती हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका वो समाधान चाहते हैं। तो बस आज लेकर आ गए हैं हम इस कार्यक्रम में आलू की फसल में आप किस तरह से उसकी देखभाल कर सकते हैं, अगर कोई रोग होता है तो उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, पोषक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, सारी बातें होंगी। जी हाँ बिल्कुल। और आज इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मेहीलाल जी, जो कि पादप रोग विशेषज्ञ हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब बिल्कुल आए हैं बताने के लिए आप सबको कि किस तरह से आलू की फसल में आप अपनी और भी ज्यादा उसको बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं। इस विषय पे बात करेंगे तो फोन इन कार्यक्रम है, आप सीधे जुड़ सकते हैं। आज हमारे जो रेगुलर लिसनर्स हैं ना उनके लिए खास बता रही हूँ, क्योंकि जो नए लिसनर वो तो सुनेंगे ही। हमारा जो फोन नंबर है वो आज थोड़ा बदला हुआ है, तो आप प्लीज नोट करें इस फोन नंबर को और इससे हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं आज के विषय से जुड़ा जो भी सवाल हो। फोन नंबर है हमारा 01 दिल्ली का STD कोड है। फोन नंबर है 23421083। एक और फोन नंबर है 23421085। तो ये 8385 ये नंबर जो है आखिरी के चेंज हुए हैं, तो आप जरूर इन्हें ध्यान से नोट कर ही लिया होगा आपने। इस पे कॉल करें आज और जो भी आलू की फसल से जुड़ी बातें हैं डॉक्टर साहब से आप जान सकते हैं। तो चलिए, जब तक आपकी कॉल्स आती हैं, आपकी जो भी जिज्ञासा है वो आती है, हम तक पहुंचती है, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, जब आलू की फसल की बात होती है, एक बड़े पैमाने पर इसकी पैदावार भारत में होती है और इसकी खपत भी काफी बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन जब इस मौसम की बात करें, हम अभी जनवरी शुरू हो चुकी है और ठंड भी अब अच्छे से 2-3 दिन से महसूस की जा रही है। तो ऐसे में आलू की फसल की स्थिति फिलहाल क्या है? आलू की फसल में इस समय ज्यादातर फसल जो आपकी जो है, जो इसमें करीब 50 से लेकर के 70-75 दिन की है जो है जी। दूसरा, इस समय जो मौसम चल रहा है जो है, थोड़ा सा ठंडा भी, क्या बोलते, कभी धूप नहीं हो रही, बादल सी हो रही है। तो इस समय हो क्या रहा है कि फसल में जो आपकी बीमारियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। कोई भी बीमारी हम कहते हैं तुरंत हम मतलब डर जाते हैं, मतलब बीमारी आ गई जी, बिल्कुल। लेकिन कभी कभी वो बीमारी रहती भी नहीं है, लेकिन हम उसे बीमारी मान लेते हैं जी। तो इसमें सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि कोई भी पत्ता आपका जल जाए या पीला हो जाए तो उसको सीधे आप बीमारी न माने जो है, कि सबसे पहले आप उसको पहचाने की बीमारी है भी कि नहीं है जी। क्योंकि बीमारी जो है किसी जीव से होगी, या जो है हम दूसरे भाषा में कहें कि बीमारी के हम किसान भाइयों को लिए कहते हैं कि पौधा अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ होने के कई कारण होते हैं, तो उसमें एक तो बीमारी भी है, दूसरा किसी किसान भाई ने खुराक जो है, फसल की एक खुराक होती है जैसे हम लोग आदमी लेते हैं, उससे खुराक उनकी भी पोषक तत्व वो यदि बराबर नहीं दिया जो है। दूसरा, कोई उन्होंने मान लीजिए पानी ज्यादा लगा दिया खेत में जो है, तो उससे भी हो जाती है। या आजकल क्या हो रहा है कि जो आपके रसायन जो है, रसायन किसी ने उसकी मात्रा कम कर दी,
या उसको समय से, जब उसका समय था उस समय नहीं डाले। खरपतवार नासी की जैसे होती है कि उसको ये समय से नहीं डालते हैं, समय के बाद डालते तो उसको भी असर हो जाता है। तो उसमें मेरा कहने का मतलब सबसे पहले मुझसे पहचाने की है क्या चीज। यदि हम पहचान लेंगे तभी जाकर के अपने जो इनके पेस्टिसाइड के दवा की दुकान है वहां जाके बताएंगे कि ये चीज है। कालू की जो भयंकर बीमारी है वो पिछीता झुलसा है। बिल्कुल, क्योंकि पिछीता झुलसा का नाम लेते ही क्या बोलते हैं, किसान भी जो जिसकी फसल आती है उनको भैंसा हो जाता है। क्योंकि ये है कि जब आती है तो नुकसान बहुत ज्यादा कर जाती है उत्पादन में। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि नुकसान बहुत कर जाती है उत्पादन में, लेकिन इसको थोड़ा और ज्यादा विस्तार से जानना चाहेंगे। पिछीता झुलसा आखिर ये किस तरह का रोग है और किस स्तर पर ये नुकसान करता है? पिछीता झुलसा का ये है कि जब आपकी फसल जो है 35 से 45 दिन की हो जाए, या जो है हमारे किसान भाइयों के जो कतार से कतार में पौधे रहते हैं आपस में छूने लगते हैं, तो उस समय होता है जब ये छूने लगते हैं तो उस समय ये जो है शुरुआत इसकी सबसे निचली पत्ती से होती है। दूसरा इसमें है कि कभी कभी ऐसा होता है कि निचली पत्ती पे हमारे किसान भाइयों का ध्यान कम जाता है तो इस फिर वो मतलब छोड़ देते हैं मतलब। लेकिन इसकी पहचान के लिए यदि हम इसकी पहचान की बात करें तो किसान भाइयों को ये करना रहेगा कि वो सबसे पहले जाकर के खेत में सुबह जाएं और सबसे निचली पत्ती की निचली सतह देखें। निचली पत्ती का जहाँ धब्बे बने हैं वो उसको पलटते हैं, निचली सतह देखेंगे तो धब्बे के बाद सफेद संरचना रुई जैसे, क्योंकि इसमें ठंडक पड़ रही है तो सफेद रुई जो है पिछीता झुलसा के साथ जो है किसान भाइयों को हमारे ध्यान रखना पड़ेगा। यदि उसमें सफेद रुई नहीं है तो मतलब पिछीता झुलसा बीमारी नहीं है। नहीं तो क्योंकि हमारे पास जो मतलब जो व्हाट्सएप या दूसरे माध्यम से जो आते संदेश आते हैं तो उसमें दिखता है कि उसमें पिछीता झुलसा है नहीं, लेकिन कहते डॉक्टर साहब भी पिछीता झुलसा आ गया क्या जो है डर जाते हैं। हाँ, तो इससे डर जाते हैं क्योंकि होता क्या है कि यदि इसको सही समय पर उन्हें प्रबंधन रसायन या जो उसके नियंत्रण के लिए प्रबंध नहीं किया तो ये बीमारी बढ़ने लगती है जी। तो इसलिए जो है इसको पहली बात तो पहचान ले जो है। दूसरा इसी से संबंधित एक अगेता झुलसा है जी। बिल्कुल, अगेता झुलसा में और पिछीता झुलसा मुख्य अंतर है कि पिछीता झुलसा में सफेद रुई दिखेगी लेकिन अगेता झुलसा में सफेद रुई नहीं दिखेगी। उसकी पहचान क्या है कि वो भी नीचे से शुरू होगा, लेकिन उसमें जो है सांड की आंख के आकार का या जिलेबी के आकार के उसमें गोलाकार जो है उसमें रिंग होते हैं। अच्छा, हाँ, उस पे रिंग होंगे, उस पे सफेद रुई नहीं दिखाई देगी जी। वो उतना अगेता झुलसा उतना नुकसान नहीं करता है, लेकिन पिछीता झुलसा करता है। तो अब बात आती है कि यदि जो है पिछीता झुलसा मान लीजिए किसी के खेत में नहीं आया है तो फिर क्या करेगा, या किसी के खेत में आ गई है तो फिर क्या करेगा। तो उसको प्रबंधन के लिए है कि जैसे आजकल के मौसम में है कि इस समय जहां तापक्रम जो कम हो रहा है, दूसरा पाला पड़ने की भी संभावना है, तो उसमें उन्हें हल्का पानी लगाना है जिससे पाले से नुकसान न हो, क्योंकि पाले तो हमें पाले से बचाना पड़ेगा जी। पानी लगाने की जब आपने बात की, सिंचाई की बात की, तो किस समय के अनुसार कितने अंतराल पे लगाने की ये जरूरत महसूस होती है? तो इसका अंतराल है कि यदि मौसम ठंडा है तो आपका 10 से 15 दिन का जो है, क्योंकि इसमें जल्दी जो आपने पानी लगाया सूखेगा नहीं जो है। लेकिन धूप हो रही तो उसमें 8 से 10 दिन की। मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए बलुई मिट्टी है तो उसमें आपको जल्दी लगाना पड़ेगा, सोख रही है, हाँ जल्दी लगाना पड़ेगा। दूसरी मिट्टी है तो अलग। जो दूसरा एक है कि पिछीता झुलसा किसी के खेत में आ गई है तो उसमें ध्यान रखना है कि यदि मौसम साफ सुथरा है, कोई पाले उले पड़ने की संभावना है तो हल्का पानी लगाएं, क्योंकि इसमें है कि ये बीमारी जो है नमी से बढ़ती, नमी की आर्द्रता जब हो जाती है, नमी की जो है जब आर्द्रता 85% से ज्यादा हो जाती है तो उसमें बीमारी बड़ी तेज से फैलती है। तो इसलिए यदि पिछीता झुलसा आ गया है तो उसमें जो है पानी हल्का जरूरत हो तभी लगाए, नहीं तो न लगाए जो है जी। तो इसमें दूसरा इसके प्रबंधन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज को पहचान लिए जो है तो उसके प्रबंधन की बात आती है जी डॉक्टर साहब। जब प्रबंधन की बात आती है तो उसमें है कि इसमें 2-3 जो कवकनाशी फंजीसाइड हैं जिसकी खेत में नहीं आई है तो उसके लिए पहले बता रहे हैं मतलब जो है क्योंकि इसमें के एक आपको सुरक्षात्मक मतलब बीमारी आने से पहले छिड़काव करना रहता है जी। तो इसमें 3 फफूंदरांसी है। किसान भाई ये नाम लिखना चाहे उसे जानते भी होंगे, नोट करना चाहे तो नोट कर लें जी। तो उसमें एक है कि मैनकोजिब दवा आती है, दूसरा है जो है क्लोरोथेनोलिन कवच के नाम से आती है, तीसरी दवा है प्रोपिनेब जी, ये आपकी एंट्राकॉल के नाम से आती है जी। ये तीनों दवाओं में से कोई भी दवा आपके मार्केट में उधर बाजार में उपलब्ध हो, कोई भी दवा आप ले लीजिए, 2 से 2.5 किलो दवा जो है
1000 लीटर पानी में लेकर के खेत में अच्छी तरह छिड़काव कर दें जहाँ बीमारी नहीं आई है। लेकिन किसी किसान भाई के खेत बीमारी नहीं आई है उस जगह पे इसका छिड़काव होगा, पहले से इसकी तैयारी करके रखें। हाँ, पहले से रख लें जी। दूसरा, मान लीजिए कि किसी खेत में बीमारी आ गई है जी, तो उस समय किसान भाई को दवा अपनी बदलनी पड़ेगी। तो उसमें उन्हें जो है, तो एक तो साइमोक्सिलिन, मैनकोजेब, कर्जेट, मॉक्जिमेट, अलग अलग कंपनियों के नाम से आती हैं, जो भी आपको मिल जाए जी। दूसरी दवा आती है डाइमेथोमार, आपकी एक्रोबैट के नाम से आती है जो है। इसमें डाइमेथोमार में आपको मैनकोजेब मिलाना पड़ेगा, यानी 1 किलो डाइमेथोमार 2 किलो मैनकोजेब मिलाना पड़ेगा। तीसरी एक दवा आती है फेनामिडाल प्लस मैनकोजेब। इन तीनों में से कोई भी दवा आपको मार्केट में मिल जाए, आपके जो भी दवा मिल जाती है। इसके अलावा और भी दवाएं हैं, लेकिन अभी संस्थान की जो हमारी रिकमेंडेशन है, संस्कृति मान्यता जिनको प्राप्त है, हाँ, ये दवाएं हैं। तो इनमें से कोई भी दवा आपको जो है 3 किलो दवा लेनी 1 हेक्टेयर के लिए, तो उसमें 1000 लीटर पानी में जो है, तो उसको अच्छी तरह उसका छिड़काव कर दे जो है। फिर उसके बाद वो मौसम देखिए कैसा है, मौसम सूखा है, मतलब कोई ऐसी मतलब छिड़काव करने का कोई समय भी रहेगा कि किस समय कर सकते हैं आप? छिड़काव बेटर है कि जब ओस पड़ी हो तो उस समय ना, जब ओस सूख जाए तो ओस सूख जाए तो उस समय करें। फिर इनसे इनका जो है कि ये मौसम मतलब खराब हो रहा है तो इसका इंटरवल 8 से 10 दिन पे कर दें जो है। तो यदि जो है कि मौसम ठीक ठाक चल रहा है तो मतलब कोई ऐसी वो नहीं है, तो अंतराल इसको बढ़ा भी सकते हैं जी। दूसरा एक चीज आता है कि कभी कभी ये होता है कि बारिश की संभावना बनी रहती है, बारिश होने की, तो इस समय है कि चिपचिपा पदार्थ उसमें मिला ले, स्टिकर आते हैं। यदि बारिश की मतलब संभावना बन रही है, क्योंकि होता है कि मान लीजिए किसान भाई इसका छिड़काव कर दिए, बारिश के जब बारिश के चांसेज हैं तो वो कभी धुल जाते हैं दवा का समय, तो उसके लिए एक स्टिकर आता है, वो 1 ml जो 1 लीटर में मिलाना रहता है, 1 ml जो स्टिकर जी, तो उसको मिला देंगे तो उससे है कि वो पत्ती पे चिपक जाएगा, थोड़ा असर जो है उसको बढ़ जाएगा। दूसरा है कि फिर उसकी जो है मतलब धुलेगा नहीं जो है। साथियों, आपको किसान मित्रों एक बार फिर बताना चाहती हूँ, अगर आपके जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है ये कि अगर आपके खेत में बीमारी आ गई है, पिछता झुलसा अगर आ गई है, तो आपको जो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है साइमोक्सिलिन मैनकोजेब के साथ मिलाकर करनी है, साथ ही फेनोमिडोन में ये भी मैनकोजेब के साथ मिलाया हुआ था। अच्छा, मिलाया हुआ आता है, ये इसके साथ रहेगा, और साथ ही साथ डाइमेथोमार इसको मिलाना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर जब नहीं होती है, हमारे खेत में अब तक नहीं पहुंचा है पिछता झुलसा, तो एक मैनकोजेब आपने बताया, और प्रोपिनेब और क्लोरोथेनोल, कोई भी एक दवा करनी। जी जी। डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं कि हमारे श्रोता जो वापस से जुड़े उनसे बात करें। हेलो जी, नमस्कार सर। क्या नाम है, सब्जी की दुकान करता हूँ जी। तो आलू की बोरियां आती है जी, तो उसमें ना जो मिट्टी निकलती है, क्या आप अपने किचन गार्डन में डाल सकते हैं जी? ये है कि उसमें यदि जो है ध्यान देना, वैसे नॉर्मली तो आप डाल सकते हैं, लेकिन यदि किसी बीमार खेत से मान लीजिए मिट्टी आ गई जो है, किसी में बीमारी लगी हुई है, तो आपके किचन गार्डन में भी फैल जाएगी जो है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जो है। हमारे जो बाकी साथी उनको एक बार फिर से बता देते हैं कि आलू की फसल में रोग नियंत्रण किस तरह कर सकते हैं, किस तरह उसकी और उन्नत खेती कर सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं। इस बारे में आज बात हो रही है हमारे कार्यक्रम किसान की बात में। और आप भी चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं आलू की फसल से जुड़ी हुई। तो हमारे फोन नंबर से 01 दिल्ली का STD कोड, इसके बाद 23421083, एक और फोन नंबर है 23421085। इस पे आप कॉल करें और जान सकते हैं आप आज के इस विषय से जुड़ा जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। डॉक्टर मेहीलाल जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले आप तक एक जो हम लगातार एक प्रयास है, एक जो हमारे जितने भी किसान मित्र लाभार्थी हैं सरकार की योजनाओं का, वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आज भी मेरी कहानी मेरी जबानी, इसके सेगमेंट के अंतर्गत आइए सुनते हैं कि इन किसान मित्र ने किस जो योजना है उसका लाभ उठाया है, और साथ ही साथ उससे उन्होंने क्या कुछ अपनी जो फसल है उसमें या कहीं जो भी जिस क्षेत्र में वो हैं क्या कुछ वो कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। मेरा नाम प्रवीण वर्मा है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट के द्वारा मुझे स्कीम दी गई थी, ये भारत सरकार की एक योजना है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस के अंतर्गत मैंने प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना मशरूम का फार्म मैंने झांसी में स्थापित किया है। और ये स्कीम्स एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए हैं और काफी इसमें सब्जेक्ट अभी ऐड किए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि जो स्टूडेंट हैं अपना इस पढ़ाई करने के बाद अपना रोजगार स्थापित कर सकें। इस ट्रेनिंग को करने के बाद 45 दिन की ये ट्रेनिंग होती है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से ये निःशुल्क ट्रेनिंग है, जिसमें जो भी स्टूडेंट आते हैं या जो भी व्यक्ति आते हैं वो अपनी ट्रेनिंग करने के बाद अपना वेंचर स्थापित कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया
स्कीम है। बिल्कुल डबल नहीं, मैं तो कह सकता हूँ कि 3 गुना भी कह सकता हूँ। जो हमने काम स्टार्ट किया है उस एक काम से हमें कई सारे काम और मिले हैं। तो जैसे कि हमारा मशरूम का काम है, हम सबसे पहले तो फसल अवशेष प्रबंधन पे अभी काम कर रहे हैं। जो फसल अवशेष किसान की समस्या है उसमें वो आग लगा रहा है, हम उस किसान को थोड़ा सा जागरूक करके उसमें आग लगाने से उसको मना करके उसका जो अवशेष है फसल का, चाहे धान की पराली हो, गेहूं का अवशेष हो, सरसों का हो, किसी भी फसल का अवशेष हो, उत्पादन करने के बाद जो हमारा भूसा बचता है पशु आहार में 30% उनके चारे में मिला के उनको खिला सकते हैं, जिससे कि पशु की हेल्थ बहुत बढ़िया होती है, तो दूध की क्षमता उसकी बढ़ती है। किसी किसान भाई के पास या किसी उद्यमी के पास पशु नहीं है, उसको बचे हुए चारे को या बचे हुए अवशेष को जिसमें उसने मशरूम का उत्पादन किया है, गोबर के साथ मिलाकर बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट बना सकता है, जो नॉर्मल कंपोस्ट से लगभग 10 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। तो जिसको वो बेच भी सकता है 10 या 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और किचन गार्डन में, अपने खेतों में, बागवानी में कहीं पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मशरूम का एक काम स्टार्ट करने के बाद लगभग हमें 5 से 6 काम मिल जाते हैं, और अगर आप उसमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं आपका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। गवर्नमेंट की स्कीम अभी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का ज्यादातर फोकस किसानों की आय दोगुनी करने का है, तो तरह तरह की स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है। लेकिन जो भी हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या जो बायोटेक्नोलॉजी के हैं, माइक्रोबायोलॉजी के हैं या बायो साइड से जो बच्चे पढ़ के आते हैं, फिर वो भटकते हैं कि अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत वो कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सुविधा है, 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति है वो इस ट्रेनिंग को करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट आसानी से कर सकता है, और गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है, बहुत ज्यादा इसमें लाभ दे रही है। नाबार्ड के द्वारा इसमें सब्सिडी दी जाती है। SC, ST और गर्ल्स किसी भी कैटेगरी की हो उनको 44% है और बाकी लोगों को 36% सब्सिडी है। मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए इतना सोचा है, महिलाओं के लिए इतना सोचा है, और तरह तरह की स्कीम है। ये तो सिर्फ एकमात्र स्कीम है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस। बाकी आप उद्यान विभाग में देखेंगे या कृषि विभाग में देखते हैं, पूरे में कहीं भी तमाम तरह की योजनाएं हैं। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, हमारी मशीनरी पे बहुत सारी योजनाएं हैं, FBO पे बहुत सारी योजनाएं। इतने सारे रोजगार के अवसर गवर्नमेंट ने हम लोगों को दे दिए हैं जिसकी हम लोग कल्पना गुजरे समय में नहीं कर सकते थे। इसलिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत आभार है। और इसी तरह से अगर रोजगार, क्योंकि गवर्नमेंट का उद्देश्य है रोजगार देना, तो हम लोग रोजगार देने वाले बन रहे हैं, ना कि रोजगार लेने वाले बन रहे हैं। हम लोगों का अगर रोजगार स्थापित होता है तो उसमें 10 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद है। तो ये थी भाई मेरी कहानी मेरी जबानी, हमारे किसान मित्र ने आपसे साझा की जो भी उनके अनुभव रहे हैं सरकारी जो भी योजना थी उसको लेने के बाद। साथियों, आज कार्यक्रम किसान की बात में बात हो रही है आलू की फसल के बारे में, इससे जुड़े जितने भी रोग हैं। बहुत सी क्वेरीज आ रही है हमारे पास, हमारे श्रोता जानना चाह रहे हैं काफी कुछ, लेकिन एक बार नंबर फिर से दोहरा देती हूँ ताकि, क्योंकि नंबर आज थोड़े बदले हुए हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं उलझन भी हो रही होगी। तो 01 दिल्ली का STD कोड, इसके बाद 23421083 इसके, और एक और फोन नंबर है 23421085। इस फोन नंबर पे आप कॉल करें और सीधे जानें जो भी आप आलू से जुड़ी समस्या है अगर आपकी जानना चाहते हैं। एक कॉलर जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते सर, थोड़ा सा सर लाउड बोलिएगा। बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, रेवाड़ी जिले से। जी पूछिए अपना प्रश्न। हाँ मैम, ये आलू पाड़ने के बाद हरे क्यों हो जाते हैं? जी, आलू फाड़ने के बाद हरे इसलिए हो जाते हैं कि आपने इससे जो है आलू जो आपके जो बन रहे थे कंदों बाहर निकल गए थे, तो सूर्य की रोशनी लगती है तो हरे हो जाते हैं। तो उसको कोशिश करें जो मतलब आलू आपके बाहर हैं उस पे जब मिट्टी से ढक दे तो आपके आलू हरे नहीं होंगे। मिट्टी से ढकने के बाद हाँ, ये जो सूर्य की रोशनी लग जाती है उससे हरे हो जाते हैं बाहर। जी, बड़ा सरल सा एक उपाय आपने बताया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारे अभी और कॉल्स भी आई थी जो कि ऑन एयर नहीं जा पाई हैं, लेकिन उनको हम शामिल करना चाहेंगे। अनु है मुंबई से, इन्होंने पूछा है कि आलू में कुछ दाने हो जाते हैं। ये किसान नहीं है लेकिन एक उपभोक्ता के रूप में पूछना चाह रही हैं कि दाने हो जाते हैं, उसका क्या कारण है, और जो आलू हरे हैं मार्केट में जो आए होते हैं आलू हम खरीदते हैं हरे हो जाते हैं, तो वो हरे आलू क्या खाने चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि हरे का भी हमने निदान बताया था। हरे के लिए का इसको खाने नहीं चाहिए जो है जी, खाना नहीं क्योंकि इसमें एल्कोलाइड होता है और ज्यादा लेवल होने पे ज्यादा आप खा लेंगे तो नुकसान करता है। दूसरा बीज के लिए यूज कर सकते हैं। बीज के लिए, अच्छा बीज के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खाने के लिए नहीं यूज करेंगे जो। ठीक है सर। दूसरा एक था इसी का क्वेश्चन था कि दाने निकल जाते हैं। दाने का एक उसमें कंद पे एक बीमारी होती है, उसको बोलते काली रूसी बोलते हैं। जी जी। यदि वो बीज उपचार करके किसान लगाएंगे उसके लिए दवा आती है मोन्सिरिन करके पेंसिक्यूरान, उसके
2.5 ml दवा 1 लीटर। खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? तो ये तो छिलके पर आता है, जब आप अच्छा। उबाल लेंगे, बॉयल की छिलका छिल देंगे तो चला जाता है खाने। जी डॉक्टर साहब, अभी हमने पिछेता झुलसा की भी बात की, अगेता झुलसा की भी बात की, लेकिन जैसे समय बदलता है, मौसम बदलता है, उस समय जब परिस्थितियां भी चेंज होती रहती है, इस समय में क्या कुछ ऐसी नई बीमारियां भी आई जिनसे हमारे किसान मित्र हो सकते हैं अवगत ना हो, उनको ना पता हो कि ये बीमारियां अब सडनली आ रही हैं? क्या कुछ ऐसी बीमारियां भी देखने में आ रही है आपके अनुसंधान में? हाँ आरती जी, इसमें है कि जैसे कुछ बीमारियां पहले रिपोर्ट की गई थी लेकिन वो बीच में कम दिखना शुरू हो गई थी, लेकिन अब जब मौसम बदल रहा है तो उसमें उस तरह की बीमारी, एक जैसे स्कुलेशियम विल्ट आ रही है, दूसरा एक स्कुलेटीनिया आ रही है। तो इसमें स्कुलेटियम विल्ट में किसान भाई जहाँ फसल चक्र नहीं अपनाते हैं या भिंडी या दूसरी खेत लगे हैं, तो इसमें स्कुलेशियम विल्ट के लिए किसान भाई क्या करेंगे कि जिनका पौधा होता है, पौधे की मिट्टी की सतह जो है तने के पास ही, उसमें जो है हम किसान भाई की भाषा में बताते हैं कि इसमें जो सरसों के दाने होते हैं, तो उस तरह उसमें एक संरचना बन जाती है छोटे छोटे से सरसों के दाने जैसे। यदि वो तने के पास बन रही है तो मतलब वो किसान भाई मान ले कि ये जो स्कुलेशियम विल्ट है। यदि वे 1-2 पौधे हैं तो उसको क्या करेंगे, उखाड़ के मतलब उसको खेत से बाहर कर दें जो है, तो इससे फिर क्योंकि मिट्टी में भी हो जाता है स्कुलेशियम जो है, जब फिर अगले साल जब इसमें आ जाता, तो इसलिए करे कि उसे जो निकाल करके जो है क्या बोलते बाहर कर दे। दूसरा उस पौधे को जो है या ड्रेंचिंग कर दे जो है, 2.5 ग्राम जो है कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का सोल्यूशन बना करके उसको कर दे, तो ये मतलब धीरे धीरे बीमारी फैल रही है जो अपने मैदानी इलाकों में। जब पहले अपने कोस्टल इलाके में थी जो आपका दक्षिणी भारत साइड में, लेकिन अब इधर भी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था इसलिए ये भी फैल रही है। जी डॉक्टर साहब आपसे अभी जो पिछेता झुलसा की बात हो रही थी, अभी कार्यक्रम से थोड़ी देर पहले जब बात हुई, तो आपने बताया कि ये ऐसी बीमारी है जब एक खेत में आती है तो लगभग उससे जुड़े लगभग जहां भी खेती हो रही थी आलू की, तो उसको अपने लपेटे में लेती चलती है कि उसका निदान ना किया जाए। तो कोई ऐसा क्या आप तरीका बता सकते हैं कि अगर एक खेत में आ गई है, उसको जब तक उसका समाधान किया जा रहा है वो उस क्षेत्र तक रुक जाए, बहुत आगे तक ना बढ़े? हाँ, तो उसके लिए क्या है कि किसान भाई का ये है कि ये क्या उनके खेत में उन्होंने शुरू से निगरानी कर दिया, मतलब जब बीमारी प्रारंभ में ही थी यदि उसको उन्होंने देख लिया तो वहां तुरंत वो जो है कवकनाशी का छिड़काव करे। यदि कोई मान लीजिए उनके खेत में कहीं छोटा सा पैच दिखा, टुकड़ा दिखा बीमारी का, तो उसमें वहां स्प्रे करे। दूसरा उसके आसपास 20 मीटर और जो है जहाँ बीमारी नहीं भी है वहां भी उसका छिड़काव कर देंगे तो फिर वो रुक जाएगी, फैलेगी नहीं यदि वो कर दें। या दूसरा ये है कि इसको पिछेता झुलसा को हम लोग सामुदायिक बीमारी बोलते हैं, मतलब कम्युनिटी, मतलब एक खेत से पड़ोस में भी जल्दी फैलती हाँ, तो उसमें पड़ोसी से भी यदि किसान भाई की अच्छी तरह बनती है, क्योंकि किसान भाइयों को बनती है, तो उससे भी कह दे कुछ उसमें छिड़काव वो भी कर दे, क्योंकि यदि मान लीजिए आप करते रहे पड़ोसी नहीं कर रहा है, हाँ, तो उससे भी पड़ोसी से उससे आ जाएगा फिर आपके छिड़काव में जो है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं हम जो है जब किसान भाइयों से बातचीत होती है हमारी जो है, देखिए पड़ोसी से बना के रखना बहुत जरूरी है हर तरह से। डॉक्टर साहब एक चीज और है कि हमारे किसान मित्र देखते हैं कि आलू के पत्ते जो हैं कभी काले हो रहे हैं या हल्के पीले हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आता ये रोग फैल गया है या क्या हो गया है, तो ऐसे में वो कैसे पहचाने कि आखिर रोग है या नहीं है? किस तरह से? कुछ पत्तों का अनुपात होता है कि इतने पत्तों पे रोग होगा या 2-4 मतलब 10-15 इसमें ही कुछ इसका अनुपात? कि रोग तो जैसे मेरे पिछेता झुलसा किसान भाइयों को बता दिया, दूसरा अगेता झुलसा की पहचान बता दी, तीसरा भी एक आता है पीलापन आजकल आ रहा है। पीलापन का ये है कि पीलापन जो है एक उन्होंने पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन होता है, ये दोनों ने कम डाला है, खेत में कम है, तो उसमें सबसे निचली पत्ती पीलापन शुरू हो गई, तो ये नाइट्रोजन का मतलब किसान ने उस खेत ने नाइट्रोजन कम दिया। दूसरा पीलापन इस समय आ रहा है कि जैसे धूप जो है 4-5 दिन नहीं हो रहा है, तो इसमें वो कह रहा है कि सबसे ऊपर की जो ग्रोइंग पार्ट है वो हल्का पीलापन लिखा, तो इसमें किसान भाई हमारे परेशान नहीं हो कि रोग आ गया है। पीलापन इसलिए हो रहा है कि धूप नहीं आ रही तो पौधा अपना खाना नहीं बना रहा। ये पीलापन आपको 2-3 दिन में धूप निकलना शुरू होगा, ये अपने आप कंट्रोल हो जाए, मतलब ये ना कि लाकर समझे पीलापन हो गया तुरंत जो है फफूंदनाशी लाके छिड़कने लगे। जी हैं, तो इस तरह उसको जो पहचान कर ले जो है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से आप अगेता झुलसा की पहचान कर सकते हैं, पिछेता झुलसा की पहचान कर सकते हैं, और किस तरह से अपने जो खेत हैं उनको आलू की फसल में समय पर दवाई करके उसको रोगों को फैलने से बचा सकते हैं। डॉक्टर मिहिलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही उम्मीद है आज के आलू की फसल कार्यक्रम, जो भी आपने इस कार्यक्रम के दौरान सुना आलू की फसल के बारे में, किसान की बात कार्यक्रम में, उसका पूरा फायदा लेंगे। फिलहाल आज के लिए आरती आपसे विदा लेती है, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।